गुड मॉर्निंग। दिस इज इन्वायरमेंटल स्टडीज बीई VAE 181। आपकी जो क्लास है इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन की क्लास है आपकी, जिसमें हम सेकंड चैप्टर यूनिट 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है इकोसिस्टम। राइट। अभी जैसे हमने इसमें पढ़ना था, हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। यस कशिश जी, जैसे भी उन्होंने इसके नाइट्रोजन साइकिल ये कंप्लीट कर चुके थे। और उससे पहले हमने एक और चीज कवर करी थी इसमें, ग्लोबल कार्बन साइकिल। कार्बन के बारे में कंपोनेंट, कार्बन के कितने कंपोनेंट बनते हैं ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो कार्बन के बारे में तो पहले भी आप पढ़ चुके हो। कार्बन का बहुत ही ज्यादा है, लेकिन एटमॉस्फेयर में कम है कार्बन। अगर हम कार्बन बात करें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद तीसरे नंबर पे शायद कार्बन डाइऑक्साइड आता है, अगर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो। ठीक है, ये सारी चीज हमने कवर कर ली थी इसमें। इसमें हमने वाटर साइकिल और ये चीज भी कवर कर ली थी। राइट। अब हम जो पढ़ेंगे जो है वो ग्लोबल कार्बन साइकिल, जिसमें हमने कुछ ऐसे कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा था। नाइट्रोजन साइकिल भी कवर कर लिया था। राइट। अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री साइकिल्स। जी जी, कशिश जी आप रीड करेंगे? जी, सेडिमेंट्री साइकिल्स। ठीक है, यहाँ से रीड करेंगे। Sedimentary cycles, phosphorus, calcium, and magnesium can circulate by the means of the sedimentary cycle. Sulfur is the some extent intermediate since two of its compounds, hydrogen sulfide H2S and sulfur dioxide SO2, add a gaseous component to its normally sedimentary cycle. The element involved in the sedimentary cycle normally does not cycle through the atmosphere but follows a basic pattern of flow through erosion, sedimentation, mountain building, volcanic activity, and biological transport through the excreta of marine birds. The sulfur cycle is a good example of illustrating the linkage between air, water, and the earth's crust, and hence a brief account on this cycle given. हो गया। हेलो सर। हेलो। जी हाँ, अभी आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। Phosphorus, calcium and magnesium circulate by means of the sedimentary cycle. जो phosphorus होता है, calcium होता है और magnesium होता है, ये जब सर्कुलेट होता है तो उसके मतलब को हम कह सकते हैं कि ये सेडिमेंट्री साइकिल है। सल्फर इज द सम एक्सटेंट इंटरमीडिएट। सल्फर जो है इंटरमीडिएट होता है सिंस टू कंपाउंड, दो कंपाउंड से, एक तो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। एड अ गैसियस कंपाउंड टू इट्स नॉर्मली सेडिमेंट्री साइकिल। और जब हम इसमें गैसियस कंपोनेंट जो है नॉर्मली ऐड करते हैं तो वो सेडिमेंट्री साइकिल हो जाता है। द एलिमेंट इन्वॉल्व इन दी सेडिमेंट्री साइकिल डज नॉट साइकिल। जो एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल में वो साइकिल नहीं होते थ्रू द एटमोसफेयर, बट वो जो ऐड होते हैं वो साइकिल नहीं होते थ्रू एटमोसफेयर, बट फॉलो अ बेसिक पैटर्न। बट वो एक बेसिक पैटर्न जो है फॉलो करते हैं किसके थ्रू, इरोजन के थ्रू, फ्लो थ्रू इरोजन के थ्रू। सेडिमेंटेशन, माउंटेन बिल्डिंग, volcanic activity and biological transport through the excreta of marine birds। जो ये सेडिमेंटेशन होता है, माउंटेन बिल्डिंग होती है, और मतलब माउंटेन बिल्डिंग होती है और वॉल्केनिक जो एक्टिविटी होती है और बायोलॉजिकल जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो सारा है ये मेराइन बर्ड्स के थ्रू होता है। मेराइन बर्ड्स क्या होता है सर? हेलो। द सल्फर साइकिल इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर इलिस्ट्रेटिंग द लिंकेज बिटवीन एयर। जो सल्फर साइकिल होता है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे एयर जो जो लिंकेज होता है हमारा एयर, वाटर और अर्थ क्रस्ट पे। एंड हेंस अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ दिस साइकिल इज गिवन। और एक ब्रीफ अकाउंट इस साइकिल का जो है हमें गिवन होता है। हो गया। जी, नेक्स्ट आप कौन रीड करेंगे इसको? सल्फर साइकिल।
जी प्रियांशी जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर आपने कल की क्लास यूट्यूब में नहीं डाली? हाँ नहीं अभी नहीं ठीक है। ओके सर, रीड करूं? जी। The sulfur cycle is mostly sedimentary except for a short gaseous phase. Figure 2.12. The large sulfur reservoir, as mentioned before, is in the soil and sediments where it is locked in organic coal, oil, and peat, and inorganic bright rock and sulfur rock deposits in the form of sulfates, sulfides, and organic sulfur. It is released by weathering of rocks, erosional runoff, and decomposition by bacteria and fungi of organic matter, and is carried to terrestrial and aquatic ecosystems in salt solution. Sulfur is found in gaseous forms like hydrogen sulfide and sulfur dioxide in small quantities in the atmosphere, which is thus a small reservoir. Sulfur enters the atmosphere from several sources like volcanic eruptions, combustion of fossil fuels, from surface of ocean, and from gaseous released by decomposition. Atmospheric hydrogen sulfide also gets oxidized through sulfur dioxide SO2. Atmospheric SO2 is carried back to the earth after being dissolved in rainwater as weak sulfuric acid H2SO4. Uptake of sulfur by plants is in the form of sulfates, which are incorporated into sulfur bearing amino acids in the proteins of autotroph tissues through a series of metabolic process. The sulfur then passes into the grazing food chain. Sulfur bound in living organisms is carried back to the soil, to the bottom of ponds and lakes, and seized through excretion and decomposition of dead organic material. Under aerobic in presence of oxygen conditions, fungi like aspergillus and neurosporo, and under anaerobic condition without oxygen, bacteria like Escherichia and protists are largely responsible for the decomposition of proteins. जी प्रियांशी जी आप तो एक्सप्लेन करें। Yes, sir. The sulfur cycle is mostly sedimentary except for a short gaseous phase. जो हमारी sulfur cycle है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा sedimentary है, except जो उसकी short gaseous phase होता है उसको छोड़कर. The large sulfur reservoir, as mentioned before, जो हमारा सल्फर का लार्ज जो रिजर्वियर है जो कि पहले हमें मेंशन किया गया है, इज इन दी सॉइल एंड सेडिमेंट्स वेयर इट इज लॉक्ड इन ऑर्गेनिक. वो ये वो सॉइल के अंदर है एंड सेडिमेंट्स वेयर इट इज लॉक्ड इन ऑर्गेनिक, और सेडिमेंट्स में जहां पर वो ऑर्गेनिक के अंदर लॉक किया गया जैसे कोल, ऑयल एंड पीट. एंड इनऑर्गेनिक जैसे इनके अंदर ब्राइट रॉक एंड सल्फर रॉक डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, जो कि डिपॉजिट होते हैं सल्फर की अलग अलग फॉर्म में जैसे सल्फेट्स, सल्फाइड्स एंड ऑर्गेनिक सल्फर. इट इज रिलीज बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स. जो सल्फर है हमारा और जो ये सारी गैसेस हैं ये हमारा तब रिलीज होती है जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, तब हमारी जो ये सल्फर वगैरह ये रिलीज किए करते हैं. इरोजनल रन ऑफ, जब हमारा रन ऑफ होता है जैसे अगर सॉइल है उसके ऊपर का कुछ रन ऑफ होता है तब हमारा जो है सल्फर रिलीज होता है. एंड डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया एंड फंगई, और अगर बैक्टीरिया और फंगई डिकम्पोजिशन करते हैं तब of organic matter and is carried to terrestrial and aquatic ecosystems in salt solution. और ये सब कैरिड मतलब चला जाता है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में. सल्फर इज फाउंड इन गैसियस फॉर्म्स. जो सल्फर होता है हमारा वो हमेशा गैस की फॉर्म में हमें मिलता है जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होता है वो एटमॉस्फेयर में. कभी भी हमें लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा. सल्फर हमेशा गैस की फॉर्म में होता है, विच इज द स्मॉल रिजर्वियर, और जो कि एक छोटा सा रिजर्वियर होता है जहाँ पर सल्फर हमारा स्टोर होता है. सल्फर एंटर्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सेवरल सोर्सेज. जो हमारा सल्फर है वो हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत अलग अलग तरीकों से एंटर करता है, मतलब घुसता है. लाइक वॉल्केनिक इरप्शंस, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. जब हमारे जो वॉल्केनोज होती है उनमें इरप्शन होता है तब. कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब हमारा फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन होता है बनते हैं वो जब. फ्रॉम सरफेस ऑफ ओशियंस,
ओशंस की जो सरफेस होती है वहां से, एंड फ्रॉम गैसेस रिलीज बाय डिकम्पोजिशन, और जब हमारा डिकम्पोजिशन होता है उससे जो हमारी गैस निकलती है उसके थ्रू भी वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड ऑल्सो गेट्स ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारा एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड है वो भी ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम SO2 भी बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक SO2 इज कैरीड बैक टू द अर्थ आफ्टर बीइंग डिसॉल्व्ड इन रेन वाटर। जब हमारा जो एटमॉस्फेरिक SO2 होता है, मतलब कि मतलब एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वो हमारा अर्थ में वापस आ जाता है जब वो डिसॉल्व हो जाता है रेन वाटर में। रेन वाटर के थ्रू वो हमारी अर्थ में वापस आ जाता है एज वीक सल्फ्यूरिक एसिड। तब वो वीक बन जाता है, मतलब वो H2SO4 बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी भी मिल जाता है। अपटेक ऑफ सल्फर बाय प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स। हमारे जो प्लांट्स है वो भी सल्फर को अपने अंदर लेते हैं, लेकिन वो किसी और फॉर्म में लेते हैं, वो लेते हैं सल्फेट्स की फॉर्म में, SO4-2, which are incorporated into sulfur bearing amino acids, जिसमें जो सल्फर है वो अमीनो एसिड्स को बियर करता है, मतलब अमीनो एसिड्स हो जाता है उसके अंदर, इन द प्रोटीन्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स टिश्यूज थ्रू अ सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू ऑटोट्रॉप टिश्यूज के अंदर प्रोटीन्स लेके जाता है। द सल्फर देन पासिस इनटू ग्रेजिंग फूड चेन। जब ये सब हो जाता है तो जो हमारा सल्फर होता है वो हमारी फूड चेन में चला जाता है। सल्फर बाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैरिड बैक टू द सॉइल। जो सल्फर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बाउंड किया गया था वो दोबारा से सॉइल के अंदर वापस चला जाता है टू दी बॉटम ऑफ पॉन्ड्स। पॉन्ड्स के बिल्कुल बॉटम में चला जाता है, बिल्कुल नीचे, एंड लेक्स पे भी चला जाता है, एंड सीज थ्रू एक्सक्रीशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। कैसे जाता है, डेड ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं और जो एक्सक्रीशन होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है तब जाता है। अंडर एरोबिक, हमारा जो एरोबिक के अंदर आता है, मतलब जब हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कंडीशंस लाइक फंगई लाइक एस्प्रिगलस एंड न्यूरोस्पोरा, ये दो हमारे एरोबिक फंगई है। एंड एनारोबिक कंडीशन, जब जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, बैक्टीरिया लाइक एस्फ्रीशिया एंड प्रोटियस आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन। ये जो हमारे एरोबिक के जो ये है और एनारोबिक के जो हमारे बैक्टीरियाज है, ये हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन्स का डिकम्पोजिशन करने के लिए। तो इन्हीं से हम फिर सल्फर को पा सकते हैं। सर हो गया। यस, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। कशिश जी पढ़ेंगे आप इसको जी। Ecological succession. A community is also called a biotic community. A biotic community is defined as a group of interacting population living in a given area. A biotic community represents the living part of an ecosystem and function as a dynamic unit with the trophic level and energy flow and nutrient cycling system as described earlier. Biotic community exhibit progressive change as a part of their normal development, the orderly processes of change or replacement of some inhabitant or species of the community in an area. Through time is known as community development or more traditionally as ecological succession. The time scale for ecological succession can be decades, for example, after a wildfire, or even millions of years after a mass extinction. Types of ecological succession. Ecological changes are fairly predictable and orderly within a
ecological community, the species composition will change over time as some species become more prominent while others may fade out of existence as the community develops over time. Vegetation grows taller and the community becomes more established. This final stage of succession is quite stable, and the community in this is called the climax community. Of ecological succession include primary and secondary succession. Primary succession. That's all. जी प्रियांशी जी, आप इसको बताएंगे। Yes, sir. A community is also called a biotic community. जो हमारी community होती है उसको हम इस community को biotic community भी बोलते हैं. A biotic community is defined as a group of interacting population. जो हमारी biotic community होती है उसको हम define करते हैं as a group. एक ग्रुप होता है वो इंटरेस्टिंग पॉपुलेशन इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन का जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं लिविंग इन अ गिवन एरिया. जो एक गिवन एरिया में रहते हैं उन्हें बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं. A biotic community represents the living part of an ecosystem. जो हमारी बायोटिक कम्युनिटी होती है वो एक हमारा इकोसिस्टम का लिविंग पार्ट रिप्रेजेंट करती है, मतलब दिखाती है, एंड फंक्शंस एज अ डायनेमिक यूनिट, और फंक्शंस को एज अ डायनेमिक यूनिट दिखाती है विद ट्रॉपिक लेवल्स एंड एनर्जी फ्लो. ट्रॉपिक लेवल्स उसके साथ जिसमें एनर्जी फ्लो होती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, जो कि हमने पहले डिस्क्राइब कर रखा है. बायोटिक कम्युनिटीज exhibit progressive change as a part of their normal development. जो बायोटिक कम्युनिटीज होती हैं वो अपना जो एक प्रोग्रेसिव चेंज होता है, मतलब जब कोई चीज प्रोग्रेस होती है, जो उसका प्रोग्रेसिव चेंज होता है वो उसको अपना नॉर्मल डेवलपमेंट बताती है, एग्जिबिट करती है. The orderly process of change or replacement of some inhabitants or species of the community in an area. जब भी मतलब कुछ उसमें जो प्रोसेस होता है हमारा चेंज करने का या रिप्लेस करने का किसी भी इनहेबिटेंट का बायोटिक कम्युनिटी के अंदर या स्पीशीज का या किसी कम्युनिटी उस कम्युनिटी एरिया में, थ्रू टाइम इज नोन एज कम्युनिटी डेवलपमेंट और मोर ट्रेडिशनल एज इकोलॉजिकल सक्सेशन. किसी भी टाइम में उसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, या फिर तो मोर ट्रेडिशनली हम उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं. मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन वो होता है जब भी बायोटिक कम्युनिटी में कोई भी जो रिप्लेसमेंट होता है किसी भी इनहेबिटेंट का या स्पीशीज का किसी भी टाइम में, तो उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं. द टाइम स्केल फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन कैन बी डिकेड्स. जो हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन का टाइम स्केल होता है, मतलब कितने टाइम तक चलेगा या कितने टाइम तक रहता है, तो वो डिकेड्स तक चल सकता है, मतलब बहुत सालों तक चल सकता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चल सकता है. फॉर एग्जांपल आफ्टर अ वाइल्ड फायर, एग्जांपल है इसका आफ्टर अ वाइल्ड फायर, और इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर अ मास एक्सटिंक्शन. मतलब अगर मास एक्सटिंक्शन भी हो जाएगा तब भी ये चलता रहेगा इकोलॉजिकल सक्सेशन. टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. ecological changes are fairly predictable and orderly. जो हमारी इकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं और ऑर्डरली होते हैं. within an ecological community the species composition will change over time. जो हमारा इकोलॉजिकल कम्युनिटी है उसके अंदर जो हमारी स्पीशीज है, द स्पीशीज कंपोजिशन विल चेंज. उसका कंपोजिशन है वो चेंज होता रहता है ओवर द टाइम, जब भी टाइम चेंज होता रहता है. as some species become more prominent, क्योंकि तब तक जो स्पीशीज होती है वो प्रोमिनेंट बन जाती है, while others may fade out of existence. और जो मतलब जैसे ओल्ड की डेथ जाती है, न्यू जनरेट हो जाता है, उसी टाइप से मतलब जो पुरानी स्पीशीज होती हैं वो कम हो जाती है, एक्सटेंस हो जाती है, और जो नहीं होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है. as the community develops over time, जो हमारा कम्युनिटी है वो हमारा ओवर द टाइम डेवलप होता रहता है. वेजिटेशन ग्रोज टॉलर एंड द कम्युनिटीज बिकम्स मोर एस्टैब्लिश्ड. जो हमारी वेजिटेशन है वो बढ़ जाती है, ग्रो टॉलर हो जाती है, और जो हमारी कम्युनिटी है वो एस्टैब्लिश हो जाती है, मोर ज्यादा एस्टैब्लिश हो जाती है. This final stage of succession is quite stable and the community in this is called the climax community. जो हमारा सक्सेशन का फाइनल स्टेज है ये थोड़ा स्टेबल है, मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वो थोड़ा वैसा होता है, लेकिन जो ये वाला फाइनल स्टेज है हमारा थोड़ा
स्टेबल है और इस टाइप की कम्युनिटी को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन इंक्लूड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसके दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। सर ये भी समझाना है। जी, इसको रीड करेंगे। जी सर मुझे ही रीड करना है। कशिश जी, आप इसको रीड कीजिए, प्राइमरी सक्सेशन। Primary succession is initiated when a new area that has never previously supported an ecological community is colonized by plants and animals. This could be only new exposed rock surfaces from landslides or lava flows. The primary succession thus occurs with where no community existed before, such as uh, rocky outcropping, newly formed deltas, sand dunes, emerging volcanic islands, and lava flows. An example which can be used a model showing development of a primary succession is the invasion of and the colonization of bare rock on recently created volcanic island. Primary succession first begins with by the entry of lichens which can be invade and colonize bare rocks. Once they enter by various method of dispersal, lichens get a foothold on the bare rock by means of their tentaceous water-seeking fungal component and form of the first community where appropriately often called the pioneer community. Legions are soil builders producing weak acids that were very gradually erode the rock surface as organic product and sand particle accumulate is in tiny fissures of the rock. Mosses, larger plants such as grasses also called an opportunity to establish themselves and begin a new cereal stage in time. Lichens that made the penetration of plant roots possible are no longer able to compete for light, water, and minerals are succeeded by larger and more nutrient demanding plants such as shrubs and finally trees. हो गया। जी प्रियांशी जी। Yes, sir. Primary succession. Primary succession is initiated when a new area that has never previously supported. हमारा जो primary succession है वो एक new area होता है जो कि पहले हमारा support नहीं किया गया था ecological community में. is colonized by plants and animals, जो कि अब colonize किया गया है plants and animals के द्वारा. This could be on newly exposed rocks. ये जो प्राइमरी सक्सेशन है हमारा तब बना है जब हमारी जो रॉक्स है, न्यूली एक्सपोज रॉक्स है, सरफेसेस फ्रॉम लैंडस्लाइड और लावा फ्लोज, जो कि लावा फ्लोज से और जो हमारा लैंडस्लाइड है उससे बनी है, वहां पर है. प्राइमरी सक्सेशन thus occurs where no community exists before. प्राइमरी सक्सेशन हमारा वहां अकर हुआ है जहाँ की पहले कोई भी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, पहले मतलब रहती नहीं थी या थी नहीं पहले. सच एज रॉकी आउटक्रॉपिंग, जहाँ पर जैसे रॉकी आउटक्रॉपिंग हो गई, न्यूली फॉर्म डेल्टाज हो गए, जो हमारे नए नए डेल्टाज बने हैं, सैंड ड्यून्स हो गए, एमर्जिंग वॉल्केनिक आइलैंड्स एंड लावा फ्लोज. यहाँ पर हम जो हमारी प्राइमरी सक्सेशन हुई है. An example which can be used as a model showing development of primary succession. एक हमारा एग्जाम्पल है जो कि मॉडल है जो कि हमें ये दिखा सकता है कि प्राइमरी सक्सेशन में कितनी डेवलपमेंट हुई है. is the evasion and colonization of bare rock as on a recently created volcanic island. वो एक इन्वेशन है और एक bare rocks का colonization है जो कि अब अभी recently volcanic island के द्वारा create किया गया है.
प्राइमरी सक्सेशन फर्स्ट बिगिंस बाय द एंट्री ऑफ लिचेंस। जो हमारा प्राइमरी सक्सेशन है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है जो हमारे लिचेंस होते हैं उनकी एंट्री से, विच कैन इन्वेड एंड कॉलोनाइज बेयर रॉक्स, जो कि इन्वेड करते हैं और कॉलोनाइज करते हैं बेयर, जो हमारी रॉक्स होती है मतलब बेयर मतलब जो वैसी रॉक्स होती है उनको। वंस दे एंटर बाय वेरियस मेथड्स ऑफ डिस्पर्जल, और वो अलग अलग मेथड्स डिस्पर्सल की यूज करके एंटर करते हैं प्राइमरी सक्सेशन में। लिचेंस गेट अ फुट होल्ड ऑन द बेयर रॉक्स, जो लिचेंस होते हैं वो अपना फुट होल्ड कर लेते हैं बेयर रॉक्स में बाय मींस ऑफ देयर टीनेचियस, जो उनका टेनेशियस होता है उसके द्वारा वो अपने जो रॉक्स हैं उसको होल्ड करके रखते हैं। वाटर सीकिंग फंगल कंपोनेंट एंड, जो उनका जो वाटर सीकिंग होता है फंगल कंपोनेंट एंड फॉर्म द फर्स्ट कम्युनिटी, हाँ वो वाटर सीक करके फंगल अपना कंपोनेंट वहां बना के फर्स्ट कम्युनिटी क्रिएट कर देते हैं, वेरी अप्रोप्रिएटली ऑफन कॉल्ड द फाइनल कम्युनिटी, और उसको हम फाइनल कम्युनिटी भी कहते हैं। लिचेंस आर सॉइल बिल्डर्स, जो लिचेंस होते हैं वो हमारे सॉइल बिल्डर्स होते हैं, वो सॉइल को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। प्रोड्यूसिंग वीक एसिड, और वो वीक एसिड जो वैसे होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं दैट वेरी ग्रेजुअली इरोड द रॉक सरफेस, जो कि ऐसे एसिड वो प्रोड्यूस करते हैं जो कि रॉक सरफेस को इरोड कर देते हैं, थोड़ा टूटा फूटा सा कर देते हैं। एज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स and sand particle accumulate in tiny fissures of the rocks, और जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और जो सैंड पार्टिकल है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं छोटे छोटे रॉक्स के उसमें फॉर्म में, मोसेस की फॉर्म में। लार्जर प्लांट्स such as grasses also get an opportunity to establish themselves, और जो हमारी छोटी छोटी ग्रासेस हैं प्लांट्स हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी, उनको भी एक मिल जाता है कि वो भी अपने को एस्टैब्लिश कर सकते हैं एंड बिगिन अ न्यू सेरल स्टेज, और अपने लिए एक नई स्टेज बना सकते हैं। इन टाइम लिचेंस दैट मेड द पेनिट्रेशन ऑफ प्लांट रूट्स, जो लिचेंस से जब उन्होंने प्लांट रूट में पेनिट्रेशन बनाया था, पॉसिबल बनाया था, आर नो लॉन्गर एबल टू compete for light। अब वो जो इनके लिए बनाया था वो अब एबल नहीं है कि वो अपने लाइट से compete कर सके। वाटर एंड मिनरल्स एंड आर सक्सीडेड बाय लार्जर एंड मोर न्यूट्रिएंट डिमांडिंग प्लांट्स, और जो वाटर एंड मिनरल से compete कर सके और सक्सीड कर सके, मतलब बढ़ सके, लार्जर हो सके एंड मोर न्यूट्रिएंट डिमांडिंग प्लांट्स, और जो डिमांडिंग प्लांट्स बन चुके हैं वो जो ज्यादा न्यूट्रिएंट को डिमांड करते हैं एज श्रब्स एंड फाइनली ट्रीज। पहले श्रब्स बनते हैं और फिर जाके फाइनली वो ट्री बन जाते हैं। थैंक यू। जी थैंक यू। अभी हम आज की क्लास यहाँ पर स्टॉप करते हैं और इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे।